हाँ जी, क्लास 11 स्टूडेंट, हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल देख लिया था केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। अब हम ली चैटलियर प्रिंसिपल देखेंगे फिजिकल चेंजेस। किस पे देखेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रही है? फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, ए सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू ए लिक्विड। केमिकल इक्विलिब्रियम है या फिजिकल इक्विलिब्रियम है? फिजिकल, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, राइट। इसमें टेम्परेचर तो बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। कैसे? कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो विल बी फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो विल बी फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इट विल बी फेवर्ड एट लो। राइट, तो टेम्परेचर से हम कैसे बता सकते हैं? अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर तो सेम है, बस प्रेशर में वॉल्यूम में जो उल्टा करते हैं ना, वो उल्टा नहीं करना होता, ठीक है। इसमें जो चीज फेवरेबल होती है उसी डायरेक्शन में काम चला जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक ए सॉलिड को मेल्ट कर रहे हो ए लिक्विड में, किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है? ए सॉलिड्स की या लिक्विड्स की? लिक्विड्स की वॉल्यूम ज्यादा है और सॉलिड की वॉल्यूम कम है। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, क्या कर दिया? प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम क्या हो गई? कम। तो अब हम क्या कहते थे कि वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कहते थे ना, यहाँ उल्टा नहीं करना। मतलब जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो फिजिकल सिस्टम किस तरफ चला जाएगा? जिस तरफ वॉल्यूम कम हो रही है। प्रेशर बढ़ा दोगे तो सिस्टम किस तरफ चला जाएगा? जिस तरफ वॉल्यूम कम हो रही है, और इस चेंज में वॉल्यूम कम कहाँ हो रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सिस्टम कहाँ चला जाएगा? बैकवर्ड। बात समझ में आया? केमिकल इक्विलिब्रियम में हम उसका रिवर्स करते हैं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमसे पूछा ही नहीं है, यही जाता है कि कौन सा प्रोसेस फेवर होगा अगर आप बाहर से ये चेंज डाल देंगे। तो बस आपने ये देखना है कि जो चेंज आप ला रहे हो वो चेंज आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आपने उस डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करना। बात समझ में आ गई? आपने उस डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करना, उसी डायरेक्शन में जो काम हो रहा है उसको होते रहने देना। इज इट क्लियर? ठीक है। तो एक और बात बताते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से जो है वॉल्यूम को हमने कम कर लिया, तो ए सॉलिड ए लिक्विड इस तरह से काम कर रहा है। अब सपोज आपने ए गैसेस को कंडेंस करके ए सॉलिड बना दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ सॉलिड के बनने की फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? सॉलिड्स का वॉल्यूम कम होता है, गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो सॉलिड्स का बनना तब फेवरेबल होगा जब वॉल्यूम क्या होगी? कम। और वॉल्यूम कम कब होगी? जब प्रेशर क्या होगा? तो मतलब ए गैस को अगर आप ए सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसमें ऑपोजिट नहीं करते। ऑपोजिट किस में करते हैं? केमिकल चेंजेस में करते हैं। इसमें वाटर का एक एग्जांपल ले लो। वाटर सॉलिड, मतलब इसको आप क्या कहोगे? आइस। और इधर आप लिखोगे वाटर लिक्विड, इसको आप कहोगे वाटर। ये इक्विलिब्रियम है। बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, लिक्विड की या सॉलिड की? सॉलिड की। वाटर के केस में एक्सेप्शन होता है, तभी तो सॉलिड आइस अपने लिक्विड के सरफेस पे तैरती है। अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती तो सॉलिड को क्या करना चाहिए था? पानी में डूब जाना चाहिए था, लेकिन बर्फ जो है वो अपने ही लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करती है। रीजन, आइस की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ एयर गैप्स आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ एयर गैप्स आ जाते हैं। उन एयर गैप्स की वजह से आइस क्या हो जाती है? लाइटर हो जाती है। इसीलिए वो अपने ही सॉलिड के सरफेस पे क्या करती है? फ्लोट। यूजुअली लिक्विड्स की वॉल्यूम ज्यादा होती है, सॉलिड्स की वॉल्यूम कम होती है, बट इन केस ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर का वॉल्यूम कम होगा, आइस का वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मेल्टिंग ऑफ आइस फेवर हो, दिस डायरेक्शन इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। पहले बताओ, अब सॉलिड को लिक्विड में बनाना है, हीट देनी पड़ेगी, हीट निकालनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी मतलब प्रोसेस
हाई टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। अब वॉल्यूम हमें क्या करवाना है, कम, तो प्रेशर क्या रखवाना पड़ेगा, ज्यादा। तो मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस किन कंडीशंस में फेवर होगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई, मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवर्ड एट कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इज इट क्लियर? फिजिकल इक्विलिब्रियम्स में कैसे साइड करना, ठीक है, ये एक चीज हमारे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाली रहती थी। एक और हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, विच इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या है, उसके कंसेप्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये देखते हैं। नोट लगा के लिख लेना कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम चेंजेस को रिवर्स नहीं करते, हम फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो सीधा फिजिकल चेंज को देख के ही डिस्क्राइब करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हाँ जी, the concept of simultaneous equilibrium। हाँ जी बेटे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्या कंसेप्ट है, हम कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखें। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है, सपोज एक सब्सटेंस है एक कंटेनर में, ए सॉलिड, और वो डिकम्पोज होके क्या दे रहा है आपको, एक्स गैसियस प्लस वाई गैसियस। बात समझ में आ गई? ए सॉलिड जो है वो डिकम्पोज होके आपको क्या दे रहा है, एक्स गैसियस प्लस वाई गैसियस। उसी बीकर में आपने एक और सब्सटेंस रखा हुआ है बी सॉलिड, और वो जो है उसी बीकर में क्या दे रहा है, एक्स गैसियस एंड जेड गैसियस। बात समझ में आ गई? ये काम हो गया। मान लो इसके इक्विलिब्रियम पर इसने ए मोल्स में से x टूट के इसका प्रेशर x दे दिया, इसका प्रेशर भी x दे दिया, ठीक है। और इसने जब तक इक्विलिब्रियम आया, इसने क्या कर दिया, b में से y दे दिया, और ये y बन गया और ये y बन गया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब आपके पास जो कंटेनर है उसमें गैसियस कंपोनेंट कौन कौन से बन रहे हैं, एक्स गैसियस, वाई गैसियस और जेड गैसियस। ये गैसियस कंपोनेंट बन रहे, वाई और जेड सिर्फ एक ही सब्सटेंस से आ रहे हैं, तो वाई कितना आ रहा है, एक्स, और जेड कितना आ रहा है, वाई, ठीक है। लेकिन जो एक्स है वो दोनों से आ रहा है, ए से भी आ रहा है और बी से भी आ रहा है, तो एक्स कितना आएगा टोटल, एक्स प्लस वाई। x कितना आएगा टोटल, x प्लस वाई। और ये जो x प्लस वाई है, अब b ये डिफरेंशिएट थोड़ी कर पाएगा कि ये मेरा x है ये तेरा x है, b उसने तो बीकर में दे दिए सारे कंप्लीटली x। तो x की कंसंट्रेशन दोनों इक्विलिब्रियम के लिए जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी तो उसको कम करने के लिए नॉर्मली जो a और b ने डिसोशिएट करना था उसके कंपैरिजन में जो इनका डिसोसिएशन आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब नॉर्मली अगर इन्हें x देना चाहिए था तो ये कितना देगा, x डैश, ये भी कितना बनेगा, y डैश। बात समझ में आ गई? अलग बनेगा जितना बनना चाहिए था। ये तो सिर्फ a बीकर में होता तो सिचुएशंस कुछ और होती। उसी बीकर में आपने b को भी रख दिया है जो a के गैसियस प्रोडक्ट से मैच करता हुआ एक गैसियस प्रोडक्ट देता है। तो क्योंकि x दो सब्सटेंसेस से एक साथ एक ही बीकर में ऑब्टेन हो रहा है, इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और जितने भी इक्विलिब्रियम हो उनमें जो कॉमन आयन होता है उसकी कंसंट्रेशन या उसका प्रेशर, सबसे जो चीज उसका कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसके सम के बराबर ही यहाँ पर रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं Kp1 का, अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन बनाऊं Kp1 का, तो क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ x इंटू प्रेशर ऑफ y। और अगर मैं Kp2 बनाऊं तो उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ x इंटू प्रेशर ऑफ z। प्रेशर ऑफ x दोनों जगह क्या होगा, सेम, क्योंकि एक ही बीकर में आप जनरेट कर रहे हो। तो बेसिकली दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के, दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का जो रेशियो है वो किसके प्रेशर का रेशियो हो जाएगा, Py बाय P
सॉरी y का कितना x, क्या ये दोबारा लिखो x प्लस y, y का x डैश, तो एक ही बात है, आप ये मान लो कि अफेक्ट नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है, x लिख दिया। अब क्या a को दोबारा लिखूं, ये तो वही चीज है ना जो दो बार आ रही है, x प्लस y प्लस x और z की जगह क्या लिखूंगी y, तो टोटल प्रेशर आपका सिस्टम में कितना डेवलप हो रहा है, 2x प्लस 2y। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब समझे, जब एक ही बीकर में एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो और उन इक्विलिब्रियम्स में आपस में कोई आयन भी क्या हो, कॉमन हो, तो उसकी वजह से जो कॉमन आयन है हर इक्विलिब्रियम में उसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन या ओवरऑल प्रेशर रखा जाएगा। ऐसे नहीं कि ए के इक्विलिब्रियम में रख रहे हो तो ए से जितना प्रेशर आ रहा है सिर्फ वही रखेंगे ए के प्रेशर के रूप में, नो, ए का क्या रखेंगे, टोटल प्रेशर दैट इज बीइंग फाउंड इन द सॉल्यूशन, राइट। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब फिर एक और कांसेप्ट आता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के साथ साथ, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के साथ एक कांसेप्ट आता है ऑफ सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के साथ साथ एक कांसेप्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम। सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम सीक्वेंस में हम काम करेंगे, जैसे A गैसियस B गैसियस दे दे रिवर्सिबली और रिवर्सिबली फिर ये B गैसियस क्या दे दे, C गैसियस, है ना। सीक्वेंस में काम हो रहा है, एक्चुअली ये काम दो स्टेप्स में हो रहा है। कैसे, A पहले क्या दे रहा है, B, और दूसरे स्टेप में फिर वो B क्या प्रोड्यूस कर रहा है, C, यही काम हो रहा है। A गैसियस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B गैसियस में, और फाइनली फिर B गैसियस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C गैसियस। बात समझ में आ गई, A गैसियस B गैसियस में जा रहा है, B गैसियस C गैसियस में जा रहा है। हुआ क्या होगा, सपोज टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये A मोल आपने लिया, तो इसके कितने मोल्स खर्च हुए होंगे, सपोज x, उससे B बना कितना होगा, x, और x में से फिर क्या खर्च हुआ होगा, कुछ y, तो ये जब x में से y खर्च हुआ होगा तो ये क्या बना होगा, y। तो इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम में मैं A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या रखूं, A माइनस x, B की क्या रखूं, x माइनस y, C की भी क्या रखनी पड़ेगी, x माइनस y, और B की सॉरी यहाँ भी, और C की क्या रख देंगे, y। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं K1 का एक्सप्रेशन बनाऊंगी यहाँ पे, तो वो क्या आएगा, B की कंसंट्रेशन बाय A की कंसंट्रेशन, और K2 का एक्सप्रेशन बनाऊंगी तो क्या आएगा, C की कंसंट्रेशन बाय B की कंसंट्रेशन, और K1 और K2 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो ये हो जाएगा B बाय A की कंसंट्रेशन इनटू C बाय B। इज इट क्लियर? कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप K1 में B की कंसंट्रेशन क्या रखोगे, सिर्फ x, B जहां जहां जिस जिस इक्विलिब्रियम में आएगा उस इक्विलिब्रियम में उसकी रिजल्टेंट कंसंट्रेशन या रिजल्टेंट प्रेशर जो रह चुका है सभी रिएक्शंस की वजह से, वो ओवरऑल रिएक्शन में, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको उसकी वैल्यू रखनी है। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन करवाते हैं इनसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम के कांसेप्ट से, ताकि आपको कांसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको वेपर डेंसिटी के बारे में बताते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता ही है क्या होता है, अल्फा। वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी किसी गैस की डेंसिटी या किसी मिक्सचर, गैसेस मिक्सचर की डेंसिटी को हम हाइड्रोजन की डेंसिटी के रिलेटिव लेते हैं, वो उस गैस की क्या बन जाती है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। आप सबको पता, हमने एक इक्वेशन की थी Pn =
कह सकती हूँ वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस और एनी गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? ये चीज। अब सपोज आपके पास एक रिएक्शन है AN gaseous is forming Na gases, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ ये पड़ा है कितने मोल्स? A मोल्स। सिर्फ ये पड़ा है कितने मोल्स? A मोल्स। और इस टाइम में जो वेपर डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय 2, है ना? मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय 2। इस वेपर डेंसिटी को क्या कहते हैं? dt। वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकली यही होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ये जो AN गैसियस है ये पड़ा पड़ा रिवर्सिबली डिकम्पोज भी हो रहा है किसमें? Na गैसियस, जिसकी वजह से जितने मोल्स हम समझ रहे हैं AN के प्रेजेंट हैं उतने मोल्स AN के प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि वो डिकम्पोज होके क्या बना चुके हैं? Na गैसेस बना चुके हैं। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली जो मैं इसकी वेपर डेंसिटी निकालने की कोशिश करूंगी ना, वो मेरी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी से मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ दिस इनटू दैट। जो एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी मुझे मिलेगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये कितना टूट गया इसमें, अल्फा पर डिपेंड करेगी, तभी तो वेपर मोलर मास कुछ और आएगा, वेपर डेंसिटी कुछ और आएगी। इस dt को हमने क्या कहा है? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। dt को क्या कहा है? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। d नॉट को क्या कहेंगे? ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल मैच नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा बड़ा डिकम्पोज हो रहा है इसमें। तो एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। AN गैसियस डिकम्पोज होके क्या बना रहा है? Na गैसेस, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके A मोल्स थे, इसके 0 मोल्स। टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर आने तक ये A में से कितना टूट गया बेटे? A अल्फा। बेटे ये कितना बनेगा? NaL, N टाइम्स A अल्फा, ठीक है। अब मान लो इनिशियली आपको पता है किसी भी तरह की डेंसिटी हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस at certain pressure and temperature is V। एक मोल की वॉल्यूम कितनी थी? V थी, जिन प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस में आप यहाँ काम करवा रहे हैं। आपके पास इनिशियल कितने मोल्स थे? A, तो वॉल्यूम ड्यू टू A मोल्स, या इसे आप कह सकते हो इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? अगर 1 मोल का V है तो A मोल्स का क्या होगा? वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कितना वॉल्यूम होगा? 1 मोल की वजह से जितना वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर गैस के कितने मोल्स प्रेजेंट है? A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा, A माइनस A अल्फा प्लस Na, राइट। इतनी बात क्लियर है कि मैंने ये मान लिया, ये तो आपको समझ में आ गया मैंने कैसे मान लिया। और मैंने आपको बोला कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो डेंसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? वॉल्यूम के, चाहे वो वेपर डेंसिटी चाहे वो किसी भी तरह की डेंसिटी। तो जो वॉल्यूम 1 मोल की वजह से मैंने V मान लिया, तो इनिशियल कंडीशंस में वॉल्यूम मेरे पास कितना था? AB, और इक्विलिब्रियम पर मेरे पास वॉल्यूम कितना था? V इनटू, ये हम बता ही चुके हैं कि जो डेंसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? वॉल्यूम के, ठीक है। तो जो इनिशियल डेंसिटी आती है उसको हम dt बोलते हैं, थ्योरेटिकल डेंसिटी, है ना। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? इनिशियल मोल्स के, इनिशियल वॉल्यूम के। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? AB, तो dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? AB। और d नॉट हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर की डेंसिटी कह रहे हैं, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम का, वो कितना है? V इनटू A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा। दोनों का रेशो ले लें, रेशो ले लेते हैं हम dt बाय d नॉट, ठीक है। ये हमने रेशो ले लिया, तो ये रेशो कितना आ गया?
करके देखना, इधर आ गया 1/AB और इधर मल्टीप्लाई में आ गया B इंटू AB कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। AB से AB गया तो dt बाई डी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इन दोनों में से हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं, dt बाई डी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा और अंदर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा n माइनस। सही है, 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर आ गया n माइनस 1। अब 1 को उधर ले जाते हैं, ये बन गया dt बाई डी नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू n माइनस 1। तो ये बन गया dt माइनस डी नॉट बाई डी नॉट, ऐसे लिया, उधर से आ गया n माइनस 1 और ये क्या हो गया अल्फा, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी इज थ्योरेटिकल एंड वेपर डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड। अब dt को mt भी लिख सकते हैं, mt माइनस m नॉट मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है ना ये, तो ये एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। यहाँ n क्या है, n इज stoichiometry of product divided by stoichiometry of reactant। ये रिलेशन बहुत यूज होता है, dt कभी नहीं दिया होगा क्वेश्चन में आपको हमेशा d नॉट दिया होता है। dt क्यों नहीं दिया होगा, dt अब यहाँ पर अगर आपको dt निकालना है तो आप क्या करोगे, मोलर मास ऑफ an डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमेशा ही आपको क्लियर होगा। बात समझ में आ गई? तो एक बार दोबारा देख लेना, डेरिवेशन मैंने पूरा लिख रखा है कि हमने इनिशियल और इक्विलिब्रियम पर मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था। ये मानते हुए कि डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हमने 1 मोल ऑफ गैस को एक सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर पर V वॉल्यूम रखते हुए माना था और A मोल्स की वजह से वॉल्यूम AV हो गया था। आपके पास इक्विलिब्रियम पर जितने मोल्स थे उसकी वजह से वॉल्यूम इक्विलिब्रियम के मोल से मल्टीप्लाई करके हमने ले लिया था। फिर थ्योरेटिकल डेंसिटी को इनिशियल वॉल्यूम के इन्वर्सली रख दिया था और ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड को हमने वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके दोनों का रेशियो लिया। वी हैड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थ्योरेटिकल एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्जर्व। इज इट क्लियर? क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी देखते हैं इससे।